वेलकम टू द जीएस रूम। हमारा नया लेक्चर आ गया है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हर्षवर्धन और पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत। अब ये जो आज का लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया के डायनेस्टीज। साउथ इंडिया में कौन कौन से राजवंश रहे हैं, कौन कौन सी सोसाइटीज़ रही हैं, तो हमें ये पढ़ना है। ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने मौर्यास पढ़ा, हमने गुप्तास पढ़ा, पोस्ट गुप्तास पढ़ा, देन हमने हर्षवर्धन भी पढ़ा पोस्ट गुप्तास में। छोटे छोटे राजवंश इस तरीके से साउथ इंडिया में भी आते रहे, जिसमें से मैं आपको दो राजवंशों के बारे में ऑलरेडी बता चुका था। एक मैंने आपको साउथ इंडिया के सातवाहन वंश को बताया था और उसके बाद वाकाटक वंश को बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो वाकाटक वंश है वो तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक रहता है। लगभग ये 5th सेंचुरी के जो 6th सेंचुरी होती है यानी 510 एडी के आसपास ये आपका वाकाटक खत्म हो जाता है। ठीक है, वाकाटक के बाद यहाँ पे कौन आता है? वाकाटक के बाद यहाँ पे आएंगे आपके चालुक्य। ठीक, यहाँ पे आते हैं चालुक्य। उसके बाद यहाँ पे जब सातवाहन वंश चला जाता है तो सातवाहन के आसपास यहीं पर ईस्टर्न जो आपका पार्ट होता है यहाँ पे इश्कवाकूज देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, लगभग 100 साल 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी के आसपास रहते हैं इश्कवाकूज। और उसके बाद नीचे आपको पल्लव दिखते हैं आते हुए। ठीक है, पल्लव आते हैं। पल्लव एक ट्राइब की तरीके होते हैं। ट्राइब के बाद धीरे धीरे ये एक डायनेस्टी में बदलते हैं। अभी जो चोल का टाइम पीरियड है ना, चोल तो काफ़ी समय तक भारत में रहता है। ये आपका मौर्यन एम्पायर से पहले के भी टाइम पीरियड से रहता है और उसके बाद कुछ समय के लिए डार्क एज यानी अंधकार युग में चला जाता है, डार्क एज में चला जाता है। फिर आप इसको 10th 11th सेंचुरी में प्रोमिनेंस में आते हुए देखोगे। तो ये आप मैप अच्छी तरीके से देख लो भाई। ये छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं और ये बनी कैसे थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि गुप्तास से शुरू हो जाता है आपका फ्यूडल सिस्टम, लैंड ग्रांट का सिस्टम। ठीक है, लैंड ग्रांट करने लगते हैं और लैंड ग्रांट करने की वजह क्या होती, क्योंकि जो हमारी करेंसी होती है वो बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, करेंसी का डिक्लिनेशन हो जाता है और उसके बाद हमारा ट्रेड इफेक्ट हो जाता है। तो इसके जो आपके जो मिलिट्री चीफ्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उनको लैंड ग्रांट करी जाती है। लैंड ग्रांट करने से हमने क्या देखा था, लैंड ग्रांट करने से सामंतवादी आपका जो फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर है वो बढ़ता है। धीरे धीरे छोटे छोटे राजवंश अपने आप को जो पावरफुल एम्पायर है उससे तोड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि चालुक्य। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है भाई चालुक्य राजवंश। उसके बाद हमें यहाँ देखेंगे, अगर मैप में ध्यान से देखो, छोटे छोटे राजवंश हैं यहाँ पे, ये आते रहते हैं। चालुक्य से यहाँ पर आएंगे बदामी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य आएंगे, ऐसी तरीके कल्याणी के चालुक्य आएंगे। उसके बाद आपका जो पल्लव देख रहे हो, पल्लव नीचे पल्लव आपको दिखेंगे। ये आपका सदर्न आंध्र प्रदेश से नॉर्दर्न तमिलनाडु के बीच का ये रीजन होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये मैप देख लेना आप अच्छी तरीके से। ये देखो, यहाँ पे वेंगी के चालुक्य हैं, ये बदामी के चालुक्य हैं और एक छोटी छोटी डायनेस्टी आएगी कदम्ब, और उसके बाद ये पल्लव्स हैं, नीचे पांड्याज हैं, चेराज हैं। चेराज पांड्याज तो काफ़ी टाइम से एग्जिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन जो मेन राजवंश आपको 350 एडी के आसपास से 750 एडी तक पढ़ना है, वो राजवंश नीचे ये रहे थे। एक आपका सातवाहन रहेगा, उसके बाद वाकाटक आएगा, वाकाटक को रिप्लेस करके चालुक्य आएंगे। इधर पे मैंने आपको बताया था ईस्टर्न पार्ट में इश्कवाकूज आएंगे कुछ समय के लिए। और ये छोटे छोटे राजवंश है। जो मेजर पावर रहेंगी वो आपकी चालुक्य रहेगी और आपकी पल्लव रहेगी। ठीक है, मेजर पावर आपकी पल्लव रहेगी और चालुक्य रहेगी। पल्लव और चालुक्य में ही आपस में क्या होगा, आपस में इनमें फाइट होगी पावर को लेके, और बीच बीच में छोटे छोटे राजवंश बीच में उछलते कूदते रहेंगे। जैसे आपका गंग डायनेस्टी है, ठीक है, कदम डायनेस्टी हो गया, कालभ्राज हो गया, ये सारे अंपायर खेलते कूदते रहेंगे बीच में आपके। तो जो मेजर पावर होगी वो चालुक्य कंट्रोल करेगी और इसके बाद आपके पल्लव कंट्रोल करेंगे। एक टाइम पीरियड आएगा चालुक्य क्या करेगा, इनके एम्पायर में इनकी कैपिटल तक सीज कर लेगा, और एक टाइम एक ऐसा आएगा कि पल्लव इनकी कैपिटल सीज कर लेगा। तो ये मोटा मोटा टाइम पीरियड था ये। अब इस दौरान क्या होगा आप समझ लो, 350 से 750 तक का मोटा मोटा ये टाइम पीरियड चलेगा। नीचे छोटे छोटे एम्पायर आए, क्यों आए, क्योंकि फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर जो गुप्ता ने क्रिएट किया था, सामंतवादी स्ट्रक्चर जो गुप्ताओं ने क्रिएट करा था, उसकी वजह से क्या हुआ, जब लैंड ग्रांट हुई तो लैंड ग्रांट
की वजह से लोग इंडिपेंडेंट हो गए पावर पाके, और यहाँ पे इन लैंड ग्रांट पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया। तो इस टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया था, इस टाइम पीरियड में आपका सबसे ज़्यादा कृषि, ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि को बढ़ावा मिलता है। इसी टाइम पे क्या होगा, आप टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे, मैंने आपको बताया था इसी टाइम पे क्या होगा, स्थापत्य कला साहित्य वगैरह को बहुत प्रमोशन मिलता है। टेम्पल आर्किटेक्चर आते हुए देखोगे, लिटरेचर देखोगे। साउथ इंडिया में आप देखोगे बड़े बड़े टेम्पल आते हैं, जैसे रथ टेम्पल आएंगे, विरूपाक्ष टेम्पल आएगा, कैलाश नाथ का टेम्पल आएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर कराने से पहले, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको चालुक्य के बारे में बता दूं, ठीक है। चालुक्य आपके 6th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी के आसपास, 6ठी शताब्दी के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। जो इनका मेन फाउंडर माना जाएगा वो पुलकेशिन I होगा, ठीक है। पुलकेशिन II के बारे में मैंने आपको बताया था, ये लगभग 543 से 566 एडी रहता है, और इसके जो टाइटल होते हैं, रण विक्रम नाम का टाइटल अडॉप्ट करता है, या सत्याश्रय नाम का टाइटल अडॉप्ट करता है। अब देखो, टाइटल अडॉप्ट करने की जो आपकी टेंडेंसी है, ये इंडो ग्रीक के बाद से चली आ रही है। गुप्ताज में देखोगे आप कई सारे टाइटल अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा इसको श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्री पृथ्वी वल्लभ। पुलकेशिन II के ये टाइटल है। अब ब्राह्मणों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते रहे हैं, इनको सपोर्ट करते रहे हैं, ठीक है, इनकी सुप्रीम राजाओं की सुप्रीमेसी को बढ़ाते रहे हैं, और इनको कभी बताते रहे कि भाई इनको, तुम चंद्र डायनेस्टी के हो, ठीक है, तुम सूर्य डायनेस्टी के हो, मतलब तुम बिलोंग करते हो सोलर फैमिली के, तुम्हारे जो वंशज थे वो सूर्य की फैमिली के थे, तुम्हारे जो वंशज थे वो चंद्र की फैमिली के थे। तो इस तरीके से ये जो काम करने ये तरीका था, ब्राह्मण क्या करते थे, गिफ्ट पाके, लैंड ग्रांट पाके इन राजाओं को इस तरीके से टाइटल देते थे। और इस टाइम पे ध्यान रखना, ये सेक्रीफाइस, जो हवनों का, जो हवन होते थे, यज्ञ होते थे, इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं, इस तरीके से अपनी पावर को बढ़ाते हैं। पुलकेशिन II के बाद अब जो मेजर राजा आता है वो कीर्तिवर्मन I आता है, ठीक है। कीर्तिवर्मन के बाद इसी तरीके से आपके विक्रमादित्य आएगा, विनयादित्य आएगा, विजयादित्य आएगा, विक्रमादित्य, कीर्ति वर्मन II आपका लास्ट इसका रूलर रहेगा, ठीक है। कीर्तिवर्मन जो सेकंड होगा वो लास्ट रूलर रहेगा आपका। अब क्या होगा पुलकेशिन II के टाइम पे, ठीक है, पुलकेशिन II के टाइम पे मैंने आपको बताया था ह्यूनसांग कहाँ पहुंचेगा, चालुक्य एम्पायर पहुंचता है, और ह्यूनसांग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अब इसके बाद एक टाइम पे क्या होगा, जब राष्ट्रकूट आएगा मेडिवल हिस्ट्री में, तो कल्याणी के चालुक्य भी आते हैं, कल्याणी के चालुक्य आपके आएंगे, जिसका फाउंडर रहेगा आपका तैलप II, ठीक है। ये कल्याणी के चालुक्य रहेंगे, ये आपके राष्ट्रकूट के पतन के बाद आएंगे। अब जो तैलप II है, ये कौन ये हराएगा मुंज को, ठीक है, मुंज को हराएगा। अब मुंज कौन था ये मैं आपको बताऊंगा मेडिवल इंडिया में, ठीक है। अब उसके बाद सोमेश्वर I आता है, सोमेश्वर I आता है। इसके बाद आपके सोमेश्वर I ने मान्यखेत से कैपिटल बनाई थी कल्याणी। इस सबसे पहले इनकी कैपिटल थी मान्यखेत, मान्यखेत से कल्याणी कैपिटल बनाने वाला यही था सोमेश्वर I, ठीक। अब सोमेश्वर I के बाद था आपका, और ध्यान रखना जो परमार राजा भोज था उसकी कैपिटल धरा नगरी पर भी अटैक करता है सोमेश्वर I। और उसके बाद जो इसका सबसे शक्तिशाली राजा होता है वो विक्रमादित्य होता है, ठीक है, विक्रमादित्य 6th, मतलब 1 से लेके 6 तक विक्रमादित्य आते हैं इसका मतलब। तो विक्रमादित्य 6 होता है सबसे पावरफुल राजा। अब विक्रमादित्य 6 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो शासन काल था उसमें 2 लोग रहते हैं आपको, एक आपको बिल्हण मिलेंगे। कौन मिलेंगे? बिल्हण। बिल्हण वही हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी विक्रमान देवचरित्र, ठीक है, विक्रमान देवचरित्र, ये किताब लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। और साथ में आपके थे विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर थे, और इनके द्वारा लिखी गई किताब थी मिताक्षरा। देखो मिताक्षरा के बारे में यूपीएससी ने लॉ भी पूछा था, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था, मिताक्षरा और दयाभागा लॉस क्या है। सिविल सर्विसेज आई थिंक 2022 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी था।
तो इसका जो लास्ट राजा होता है कल्याणी के चालुक्य का, वो आपका हो रहेगा तैलप थर्ड। ठीक है, तैलप थर्ड के बाद ये डायनेस्टी आपकी खत्म हो जाती है। अब जो इसमें सोमेश्वर थर्ड रहता है, ठीक है, जिस तैलप से पहले के कुछ राजा हैं, सोमेश्वर थर्ड, वो आपका जो टाइटल अपनाता है, जो सोमेश्वर थर्ड होता है वो आपका टाइटल अपनाता है भूलोक कमल्य। ठीक है, भूलोक कमल्य टाइटल अपनाता है सोमेश्वर थर्ड, भूलोक कमल्य का टाइटल अपनाता है या त्रिभुवन कामल्य का टाइटल अपनाता है। अब थोड़ा सा पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पल्लव डायनेस्टी मैंने आपको बताया था सबसे पहले कहाँ से जन्म लेती है, सबसे पहले ये कांचीपुरम में। ठीक है, कांचीपुरम में जन्म लेती है और इनकी कैपिटल कांचीपुर ही होती है, कांचीपुरम। ये स्टार्टिंग में क्या रहते हैं भाई, एक ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, ट्राइब्स रहते हैं, थोड़ा बहुत ये अपना रहना खाना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये सामंत बन जाते हैं। सामंत बनने के बाद क्या होता है, जब ये ब्राह्मणों के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये राज करना थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। फाइनली ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी से, ब्राह्मणों के द्वारा करवाए गए हवन से अपने सैक्रिफाइसेस से ये अपनी पावर को बढ़ाते हैं और अपने आप को एक डायनेस्टी में तब्दील कर लेते हैं और ये एक पावरफुल डायनेस्टी बनती है। और एक टाइम पे मैंने बताया था जो इनका एक राजा होता है वो चालुक्य डायनेस्टी के अंदर जाके उनकी कैपिटल को सीज करता है और वातापी कोंड का टाइटल अपनाता है। अब जो इसके पल्लव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा रहते हैं, फाउंडर रहता है आपका सिंह विष्णु। ठीक है, इसका फाउंडर रहता है सिंह विष्णु। एरिया मैंने बता दिया, ये आपका सदर्न आंध्र के पास और नॉर्दर्न तमिलनाडु के आसपास होता है। जो सिंह विष्णु होता है उसका टाइटल होता है वो अवनी सिंह नाम का। ठीक है, अवनी सिंह नाम का टाइटल अपनाता है, अवनी सिंह नाम का टाइटल अपनाता है। अब इसके बाद जो आता है महेंद्र वर्मन होता है आपका, महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन होता है आपका। इसका टाइटल होता है मत्तविलास प्रहसन, मत्तविलास प्रहसन। और एक इसका टाइटल होता है मत्तविलास और मत्तविलास या गुणधर होता है और ये मत्तविलास प्रहसन नाम की एक बुक भी लिखता है। ठीक है, अब ये जो मत्तविलास प्रहसन होता है, ये जो बुक लिखी थी, ये बेसिकली क्या होता है, जैन फॉलोअर होता है। ठीक है, लेकिन एक अपार नाम के व्यक्ति, एक अपार नाम के साधु के कांटेक्ट में आने के बाद वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि ये अपने आप को जैन से शिव फॉलोअर में बदल लेता है। ठीक है, शिव या शैव फॉलोअर में अपने आप को बदल लेता है। उसके बाद भाई देखो नरसिंह वर्मन वन होता है हमारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन वन आता है। नरसिंह वर्मन वन भी ये वन ऑफ द पावरफुल रूलर था। नरसिंह वर्मन ये यही होता है, ये जाता है आपकी चालुक्य की जो कैपिटल है तो होती है वतापी, वहां तक पहुंच जाता है और उसको सीज कर लेता है और अपना टाइटल अपनाता है वतापी कोंड। ठीक, वतापी कोंड। और ये हराता किसको है, ये पुलकेशिन सेकंड को हराता है। यही पुलकेशिन सेकंड जिसका एहोल इंस्क्रिप्शन मिलता है और जिसमें इसने हर्ष को हराया था। ठीक है, उसके बाद आपके और रूलर आएंगे, महेंद्र वर्मन वन आएगा, फिर परमेश्वर वर्मन आएगा, फिर नरसिंह वर्मन सेकंड आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके रूलर आते रहेंगे। अब इस टाइम पे इनकी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसकी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पर्सी ब्राउन ने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक थी आपकी महेंद्र वर्मन शैली। ठीक है, एक थी आपकी महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी थी आपकी नरसिंह वर्मन शैली। ठीक, नरसिंह वर्मन शैली। तीसरी थी आपकी राज सिंह शैली। नरसिंह वर्मन सेकंड को ही आपको राज सिंह कहते थे। और उसके बाद जो आपकी आखिरी शैली थी ये नंदीवर्धन शैली थी। ये टेम्पल बनाने के बेसिकली स्टाइल थे। ठीक है, टेम्पल बनाने के ये स्टाइल थे, इस तरीके से टेम्पल को डिजाइन किया जाता था। अब चलो वापस आते हैं, थोड़ा सा मैप वगैरह में देख लेते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इनके बारे में। अब देखो यहाँ पे इस वाले मैप में चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो गंगास। ठीक है, तो गंगास कुछ समय तक बीच में ही रहते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं।
अब यहाँ पे चालुक्य स्टार्टिंग में पुलकेशिन सेकंड क्या करता है, आपका महेंद्र वर्मन के टाइम पे अंदर तक आ जाता है, अंदर तक आ जाता है और उनकी कैपिटल तक आ जाता है, कांची को सीज कर लेता है। और एक जब आपका नरसिंह वर्मन वन आता है तब ये पुलकेशिन सेकंड को हराता है और ये बदामी तक इनकी सीज कर लेता है। अब यहाँ का अगर समाज कैसा था, समाज वही एग्रीकल्चर बेस्ड समाज था, ज्यादातर ट्राइब्स थी, ठीक है। ब्राह्मणों ने इनको क्या किया, लैंड ग्रांट दिया, इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारे गिफ्ट दिए। ब्राह्मणों ने इनको सोलर फैमिली का, लूनर फैमिली का वंशज बता दिया कि ये चंद्र वंश के हैं, ये सूर्य वंश के हैं, और इनको इनकी पावर को इंक्रीज किया, इनकी जो रेपुटेशन थी उसको इंक्रीज किया बाय डूइंग यज्ञास, सैक्रिफाइसेस करवा करवा के, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करवाए, राजसूय यज्ञ करवाए। और उसके बाद अलग अलग टाइप के इनकी ज्यादातर विलेज थे, ठीक है। टाउन्स ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुके थे, ज्यादातर विलेज सोसाइटी थी और एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, लैंड ग्रांट से ही काम चलता था। बीच में आप देखोगे यहाँ पे कदम्ब डायनेस्टी थी, ठीक है, यहाँ पे कदम्ब डायनेस्टी आती है। अब कदम्ब डायनेस्टी क्या करती है, कदम डायनेस्टी का क्या काम होता है, कदम डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है मयूर शर्मन, इसने फॉर्म करी थी कदम डायनेस्टी, ठीक है। मयूर शर्मन जो इसका इंपॉर्टेंट रूलर होता है कदम डायनेस्टी का, ये फॉर्म करता है आपका कदम डायनेस्टी, और इसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कदम डायनेस्टी, और ये बेसिकली जैन्स को, ये कदम डायनेस्टी थी कहाँ, ये आपकी कर्नाटक वाले पोर्शन में थी, और जैन्स को बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट देती थी, ये जैनिज्म को प्रमोट करती थी। और इसका फॉर्म किया था वो किया था मयूर शर्मन ने, ठीक है, मयूर शर्मन ने किया था। और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कदम डायनेस्टी का रूलर था, 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 18 अश्वमेध यज्ञ करता है। और एक इवेंट इस टाइम पे और हुआ था 6th सेंचुरी एडी के पास, कालभ्रास, ठीक है, ये बुद्धिज्म फॉलोअर थे, ये भी साउथ इंडिया में थे, तमिलनाडु के आसपास। एक टाइम पे ये क्या करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा मतलब ये पावरफुल होते हैं, ये सबको हराते हैं, ठीक है। ये चालुक्य को हराते हैं, ये पल्लव को हराते हैं, ठीक है, ये चोलों को हरा देते हैं। फिर इनसे परेशान होकर क्या होता है कि ये जितने भी एक साथ आते हैं, ये सब एक साथ आते हैं और इनको कालभ्रास को हटाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जब ये चालुक्य, पल्लव, चोल्स, कदम्ब ये सब साथ आके कालभ्रास के अगेंस्ट युद्ध करते हैं और इन्हें हरा देते हैं। और कालभ्रास बेसिकली बुद्धिस्ट थे। इन्होंने जब ये कालभ्रास आते हैं अपनी पावर में, तो ये जो लैंड ग्रांट ब्रह्म दया होती है, जो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दी जाती थी, उसको बंद करवा देते थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जितनी आपने देखी। अब सीधे सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ इमेजेस दिखा दूं, ठीक है। अब ये मैप है, इस मैप को एक बार और देख लो जो मैं आपको बता रहा था। फिर हम अपने थोड़े से आपको टेम्पल वगैरह की, जो टेम्पल आर्किटेक्चर आया था उसकी कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। जैसे विरूपाक्ष टेम्पल था, मातंगेश्वर टेम्पल था, कैलाशनाथ टेम्पल था। ये देखो कदम्ब का रीजन देख लो, ये रहे आपके कदम्ब। इसी का फाउंडर मयूर शर्मन था जिसने 18 अश्वमेध करता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते होगे पांड्य, ठीक है, पांड्य रहे, पल्लव ये रहे, बीच में गंगाज रहते हैं। तो गंगाज पल्लव और कदम्स के बीच में रहते हैं और साथ में इधर चालुक्य होता है। गंगाज भी बेसिकली अपना काम थोड़ा बहुत ऐसे चलाते रहते हैं। ये भी एक छोटा सा रूल मतलब छोटा सा इनका रूल रहता है। उसके बाद आप राष्ट्रकूट जब टाइम पीरियड आएगा तो उस टाइम पे वेंगी के चालुक्य आ जाएंगे, कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको बताया था ये यहाँ तक पहुंच जाते हैं और ये इनकी कैपिटल तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये जो तुंगभद्रा नदी थी ना, तुंगभद्रा और कृष्णा का जो द्वाब था ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, ठीक है। ये कृष्णा तुंगभद्रा जो द्वाब था, द्वाब क्या होता है, दो रिवर्स के बीच का लैंड, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, ठीक है। तो इसके लिए इसको लेकर लड़ाई होती रहती थी और एक दूसरे की सुप्रीमेसी को, कौन सुप्रीम है, तो ये सारी चीजें थी। अब कुछ टेम्पल्स देख लो आप, ये देखो आपका विरूपाक्ष टेम्पल है, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया था ना द्रविड़न स्टाइल होती थी, द्रविड़न स्टाइल में क्या होता है, जो विमान होता था शिखर, ये विमान होता है, ये आपका विमान और शिखर होता है। इसमें देखो ये सीढ़ी नुमा आकृति बनी रहती है, ठीक है, सीढ़ी नुमा आकृति बनी रहती है। ये आपका विरूपाक्ष टेम्पल है, काफी बड़े बड़े टेम्पल बनाते हैं ये लोग, लार्ज। अब ये देखो
आपका एकाश्मक रथ टेम्पल्स हैं, ठीक है, जिसमें नकुल सहदेव का टेम्पल है, धर्मराज का टेम्पल है, ठीक है, अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है। इसमें सबसे बड़ा जो टेम्पल था वो धर्मराज का टेम्पल था, ठीक है, और सबसे छोटा था द्रौपदी रथ का टेम्पल। तो बेसिकली ये क्या किए गए थे, एक पत्थरों को काट कर, एक पत्थर को काट कर, एक ही पत्थर को काट काट कर उससे मंदिर का क्रिएशन किया गया था, ठीक है। तो ये आप मंदिर देख सकते हैं, ये एहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन वही जो पुलकेशिन सेकंड के जो दरबारी थे, रवि कीर्ति पोएट थे, उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो भाई अब हम अपनी जो सीरीज है क्वेश्चन आंसर की वो स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पल्लव वाज नोन फॉर हिज आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण के लिए किस पल्लव शासक को जाना जाता है? तो नरसिंह वर्मन था, महेंद्र वर्मन था, सिम्हा विष्णु था या नंदीवर्धन टू था। देखो अब मैंने आपको 4 स्टाइल बताई थी, ठीक है। पर्सी ब्राउन ने जो पल्लव की आर्ट थी, पल्लव की रॉक कट टेम्पल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, जिसे मामल्य शैली भी बोला जाता है, राज सिंह शैली बोला जाता है और नंदीवर्धन बोला जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन। तो भाई जो इसका आंसर होगा वो नरसिंह वर्मन होगा, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने बेसिकली जो आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसने ही चट्टानों को कटवाकर रॉक कट टेम्पल्स बनवाए थे, ठीक है। तो इनके मंदिर मैं आपको बता चुका हूं, आप देख लेना जाके पीछे। और अब जो अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य और बादामी वर डिफीटेड बाय विद विच राष्ट्रकूट। देखो राष्ट्रकूट जो है ना, ये मेडिवल पीरियड का है। राष्ट्रकूट हो गया, आपका गुर्जर प्रतिहार हो गए, परमार वंश हो गए, ये सब मेडिवल पीरियड का है। तो जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ 2014 में पूछा गया था। तो किस चालुक्य ने, मतलब किस चालुक्य को बादामी ऑफ वर डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग? तो दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, कृष्ण फर्स्ट या गोविंद थर्ड, इनमें से किसने चालुक्य को हटाया था और पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया था? तो जो राष्ट्रकूट का जो फाउंडर था दंतिदुर्ग, उसने इनको वाइप आउट कर दिया था पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग चालुक्य रूलर वाज नोन एज विक्रमादित्य। अब पुलकेशिन सेकंड को कहते थे विक्रमादित्य वन को कहते थे विक्रमादित्य सेकंड को कहते थे कीर्तिवर्मन सेकंड को कहते थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 विक्रमादित्य आते हैं, जिसमें से बड़ा जो फेमस होता है विक्रमादित्य 6 होता है, महानतम राजाओं में से होता है, ये कल्याणी का होता है, और इसी के टाइम पे विल्हण और विज्ञानेश्वर आए थे। तो अब इनमें से विक्रमादित्य टाइटल किसने अपनाया था? वो अपनाया था आपका विक्रमादित्य फर्स्ट ने, ठीक है, ये याद रखना, विक्रमादित्य फर्स्ट ने अपनाया था। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, विच गंगा रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस जैन टेम्पल एट श्रवण बेगोला। मैंने आपको बताया था कि जो गंगास थे, आपने मैप में देखा था जाके, जो गंग डायनेस्टी थी वो चालुक्य और पल्लव के बीच की डायनेस्टी थी, और ये कर्नाटक के आसपास रूल करती थी, कर्नाटक वाले रीजन में रूल करती थी। तो ये जैन टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, और जैनिज्म में बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट करना, उनको गिफ्ट्स वगैरह देना। तो आपका इनमें से कौन सा था भाई? दुर्विनीत था, बुटुक था, विष्णुवर्धन था, या आपका राचमल्य था? तो ये रहता है हमारा बुटुक सेकंड, ठीक है। अब गंग के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी है आपको, इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखो, जितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में उन्हीं को पढ़ लो। इसके अलावा इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पल्लव किंग अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कुंड आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्य। मैंने आपको इसमें बताया था कि जो नरसिंह वर्मन वन होता है वो क्या करता है, पुलकेशिन सेकंड को उसको बहुत बुरी तरीके से हराता है, इवन उसकी कैपिटल में जाके सीज कर देता है उस कैपिटल को, चालुक्य की डायनेस्टी के अंदर घुस जाता है और वातापी तक पहुंच जाता है, बादामी तक पहुंच जाता है और उसे हराता है, और बाद में वातापी कोंड की जो टाइटल है उसको अडॉप्ट करता है, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है। विच चालुक्य किंग वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य ऑफ बादामी। बादामी के चालुक्य में सबसे महान शासक कौन था? ठीक है, मंगलेश था, पुलकेशिन सेकंड था, कीर्तिवर्मन वन था, या विजयादित्य था। देखो सबसे पावरफुल रूलर जो माना जाता है वो पुलकेशिन सेकंड था, इसने हर्षवर्धन को भी हराया था। इसका एहोल इंस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था
प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसने लिखा था रवि कीर्ति ने, तो उसमें सारा उल्लेख है और उसमें स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करी गई है ए होल इंस्क्रिप्शन में। तो अब ये जो पुलकेशिन सेकंड होता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर होता है चालुक्य का, ठीक है। इसके महेंद्र वर्मन को हराया भी था और उनकी कैपिटल में जाके कांची को सीज भी करता है, लेकिन बाद में दोनों थोड़ा एग्रीमेंट करके वो इनकी कांची कैपिटल को लीव कर देता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव। तो पल्लव की कैपिटल मैंने आपको बताई थी, कांची रहती है, ठीक है। इनकी जो कैपिटल होती है तमिलनाडु में कांची होती है, वो रहती है। सो जो कांची रहती है वो हमारी कैपिटल तमिलनाडु में रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर का, राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोन बाय विच डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट को कौन सी डायनेस्टी ओवरथ्रो करती है। तो जो राष्ट्रकूट को हमारी डायनेस्टी ओवरथ्रो करती है वो चालुक्य। अब ये जो चालुक्य होते हैं ये होते हैं कल्याणी के चालुक्य। जो मैंने आपको कल्याणी के चालुक्य बताए थे ना, तैलप सेकंड, जो तैलप सेकंड जिसका फाउंडर था, जिसमें आपका विक्रमादित्य 6th, ठीक है, विक्रमादित्य 6 सबसे पावरफुल होता है। मैंने आपको बताया था उसी के समय पे विज्ञानेश्वर विल्हण थे जिन्होंने मिताक्षरा और विक्रमान देव चरित्र लिखी थी, ठीक है। और इसका लास्ट जो शासक था वो कौन था, तैलप 3rd था। ये सोमेश्वर चौथे का, सोमेश्वर 4th का बेटा था। अब जो अगला क्वेश्चन देखना है 9th नंबर का, कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ किंग ऑफ गंग डायनेस्टी। ठीक है, गंग डायनेस्टी का इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। तो ये हमारा चामुंड राय था, हरिवर्मन था, कीर्तिवर्मन था या पुलकेशिन सेकंड था। तो पुलकेशिन फर्स्ट जो आपका था वो आपका चालुक्य डायनेस्टी का था, कीर्तिवर्मन भी चालुक्य डायनेस्टी का था, ठीक है। अब बचे हैं आपके हरिवर्मन और चामुंड राय, तो इनमें से ही एक आंसर है। तो इनमें से कौन सा आंसर है हमारा, तो ये है हमारा चामुंड राय, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, विच पल्लव किंग वॉज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पल्लव स्क्रिप्ट। तो पल्लव लिपि के विकास का योगदान के लिए किस पल्लव राजा को जाना जाता है। सिंह विष्णु थे, महेंद्र वर्मन 1 थे, नरसिंह वर्मन 2nd थे या नंदी वर्मन थे। तो नंदी वर्मन तो बेसिकली लास्ट टाइप की जो नंदीवर्धन शैली होती है उसके लिए जाने जाते हैं। नरसिंह वर्मन और भी कई चीजों के लिए जाने जाते हैं। साथ साथ ये थोड़े से साहित्य प्रिय व्यक्ति थे और इनका टाइटल जो था राज सिंह था, ठीक है, राज सिंह। इन्हीं के नाम पे एक टेम्पल आर्किटेक्चर था, राज सिंह शैली, जो मैंने आपको बताई थी। तो ये जो आपके नरसिंह वर्मन 2nd होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पल्लव स्क्रिप्ट, ठीक है। पल्लव राजा थे जिन्होंने पल्लव लिपि के विकास में योगदान दिया था। अब इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच डायनेस्टी वाज नोन फॉर कंस्ट्रक्शन द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल एट पट्टादकल। तो पट्टादकल कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में हमारी कौन सी डायनेस्टी है, चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, गंग है। तो बेसिकली पट्टादकल में जो मंदिर थे वो चालुक्यों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे, चालुक्यों ने बनवाए थे। लगभग यहाँ पे 10 टेम्पल्स, कितने 10 टेम्पल्स ये बनवाते हैं। उसके बाद जो मोस्ट सेलिब्रेटेड टेम्पल था वो पापानाथ का टेम्पल था, ठीक है, पापानाथ का टेम्पल था, पापानाथा टेम्पल। और उसके बाद विरूपाक्ष का टेम्पल, जिसकी मैंने आपको विरूपाक्ष टेम्पल ये इमेजेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ठीक है। तो जाके इनको वापस देखना। इसका जो शिखर था विरूपाक्ष टेम्पल का, काफी बड़ा वो था। जो अगला क्वेश्चन है कि विच गंग रूलर इज एसोसिएटेड विद द टाइटल महामंडलेश्वरा, ठीक है। तो किस गंग शासक का संबंध महामंडलेश्वर उपाधि से था। ये दुर्विनीत थे, आपके बुटुक थे, विष्णुवर्धन थे या आपके मरसिंह थे। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका मरसिम्हा होगा, ठीक है, मरसिंह थे। हिंदी में मरसिंह, इंग्लिश में मरसिम्हा। अब अगला क्वेश्चन है 13th। देखो ऑलरेडी मैंने काफी सारी चीजें 20 मिनट में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी थी, तो अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है कि बचता नहीं है, क्योंकि सोसाइटी वैसी ही थी जो गुप्ता टाइम के में थी। पोस्ट गुप्तास के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका, तो वही सोसाइटी रहती है कि जो आपकी कृषि आधारित आपकी इकॉनमी रहती है, ट्रेड वगैरह थोड़ा बहुत होता रहता है। उसके बाद रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जाओ तो बहुत ब्राह्मणिज्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है। जैनिज्म भी थोड़ा बहुत आपका रहता है, जैसे कदम डायनेस्टी में रह जाता है, गंगाज में रह जाता है।
और इस टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। नॉर्दर्न में आपने देखा था नागर शैली, साउथ इंडिया में द्रविड़न शैली, और उसके बाद बीच वाले पोर्शन में इंडिया के वेसर शैली था। तो अब अर्ली पल्लव रूल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो अर्ली अर्ली जो पल्लव थे कहाँ से, वो कांची से आए थे। मैंने बताया था ना, कांची जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है, यहाँ कांची के आसपास से आए थे। ये धीरे धीरे फैलते जाते हैं और बाद में इश्कवाकूस को अपने अंडर ले लेते हैं, फिर गंगास को अपने इन्फ्लुएंस में रखते हैं, नीचे चोल को अपने इन्फ्लुएंस में रखते हैं, उसके बाद एक टाइम पे तो चालुक्य कर्नाटक में भी घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पल्लव के बारे में। तो अब अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चालुक्य रूलर वाज द पैटर्न ऑफ द रिनाउड पोएट कालिदास। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य प्रसिद्ध कवि कालिदास का संरक्षक था। तो भाई ये अब आपको ढूंढ के लाओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालिदास को किसने संरक्षण प्रदान किया था, कौन से चालुक्यन रूलर है। ठीक है, ये आपको ढूंढ के लाना है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो 15वें नंबर का, वो है विच अमंग द फॉलोइंग पल्लवा रूलर्स डिफीटेड कदम्ब। ठीक है, अब किसने कदम्ब डायनेस्टी को हराया था। ठीक है, कदम्ब डायनेस्टी का फाउंडर मैंने आपको बताया था कौन था, मयूर शर्मन था। ठीक है, मयूर शर्मन था, ये वही था जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक बार ये कांची भी जाता है, ठीक है, कांची जाता है वहां पढ़ने के लिए। उसके बाद वहां पे क्या होता है, इसकी इंसल्ट कर दी जाती है, तो ये गुस्सा के वापस आ जाता है, फिर पल्लव से बदला लेता है, वहां लोकल की ट्राइब्स को उठाता है, वहां से कांची पर अटैक कर देता है, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है, पीस वीस हो जाता है पल्लव के साथ। तो इनमें से कौन सा पल्लव रूलर था जिसने कदम्ब डायनेस्टी को हराया था। तो कदम्ब डायनेस्टी को हराने वाला था हमारा सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु था। और सिंह विष्णु के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर था। और इसके दरबार में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दरबार में कौन आए थे, भारवी आए थे। अब भारवी कौन थे, ठीक है, भारवी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी ये आपको बताना है भाई, भारवी ने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, और इवन इसने जो सिंह विष्णु था, इसने महामल्लपुरम में जो आदिवराह टेम्पल है, ठीक है, महामल्लपुरम में जो आदिवराह टेम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, महामल्लपुरम में जो आदिवराह टेम्पल है, ठीक है, वो बनवाया था आपका महामल्लपुरम, तमिलनाडु में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वें नंबर का, कैपिटल सिटी ऑफ ईस्टर्न चालुक्य। ईस्टर्न चालुक्य को मैंने आपको बताया, ईस्टर्न चालुक्य को की कैपिटल सिटी क्या थी। ठीक है, तो ईस्टर्न चालुक्य को आपका वेंगी के चालुक्य भी बोलते थे, और इसको फॉर्म करता है कौन, विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन इसे फॉर्म करता है। ये कीर्तिवर्मन का जो होता है, वो कीर्तिवर्मन का जो होता है भाई होता है। ठीक है, विष्णुवर्धन इसे फॉर्म करता है। अगला जो क्वेश्चन है, विच गंग किंग बिल्ट द मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बाहुबली एट श्रवण बेगोला। ठीक है, श्रवण बेगोला में जो बाहुबली का टेम्पल है वो किसने बिल्ड किया था, जो स्टैच्यू है वो किसने बिल्ड किया था। तो आपको बताना है, विष्णुवर्धन ने किया था, रामचल ने किया था, चामुंड राय ने किया था, या बुटुक सेकंड ने किया था। तो ये हमारा बहुत फेमस रूलर जो करता है चामुंड राय। ठीक है, अब आपको बताना है चामुंड राय, खैर ये तो लिखा हुआ है चामुंड राय गंग रूलर था, तो आपको बताना है, चेक करना है कि इसका टाइम पीरियड चेक करना जाके कि ये कब बना था और चामुंड राय का टाइम पीरियड कम था। ठीक है, और बेसिकली ये आपका जैनिज्म को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये जैनिज्म को, आपका जैनिज्म को डेडिकेटेड है। हर साल यहाँ पे जो आपका बाहुबली जो स्टैचू है, यहाँ पे फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते होगे तो वहाँ देखोगे कर्नाटक में फेस्टिवल भी हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच चालुक्य किंग डिफीटेड हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। तो ये आप ऑलरेडी हर्ष एम्पायर में पढ़ चुके हो, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली है आपको। पुलकेशिन सेकंड था, और बार बार बता चुका हूँ, ए होल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति का था, उसमें ये उल्लेख प्राप्त होता है। जो हर्षवर्धन होता है वो आपकी अपनी पावर बढ़ाने के लिए साउथ इंडिया पे आता है, पर नर्मदा नदी के किनारे फाइनली इसकी डिफीट हो जाती है। ठीक है, विच पल्लव रूलर इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द प्ले मत्त विलास प्रहसन। तो मैंने आपको मत्त विलास प्रहसन के बारे में बताया था। ठीक है, जो मत्त विलास था किसका टाइटल था, ये आपका महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन दो थे, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट का टाइटल था। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जैन फॉलोअर होता है, फिर एक अपार नामक व्यक्ति होता है, उससे इसका इंटरैक्शन हो जाता है, और फाइनली शैविज्म में बदल जाता है, और एक बुक लिखता है मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास इसका टाइटल भी था, और एक टाइटल और था गुणधर। ठीक है, एक टाइटल और था गुणधर। और बेसिकली इसी के टाइम पे चालुक्य पल्लव संघर्ष इसी के टाइम पे शुरू होता है। पुलकेशिन सेकंड इसी को
हरा देता है, ठीक है। चालुक्य और जो आपका इनका स्ट्रगल था पल्लव का स्टार्ट हो जाता है इसके समय। और इसके समय प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे, ठीक है, वो रुद्राचार्य इसी के दरबार में थे, ठीक है। रुद्राचार्य, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य जी इसी के दरबार में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जितने पॉइंट बताए ना, इसका जो टाइटल हो गया गुणधर हो गया, मत्स्य विलास हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में ये जैन फॉलोअर था, फिर शिव फॉलोअर हो गया। रुद्राचार्य जो संगीतज्ञ थे फेमस उस टाइम के, वो इसके दरबार में थे, ठीक है। और महेंद्र वर्मन शैली तो थी इसने जो बनाई थी। इसमें क्या किया था, महेंद्र वर्मन शैली में मंदिरों में मंडप बनने शुरू हुए थे, ठीक है। मंदिरों में मंडप बनने शुरू हुए थे। जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, तो बेसिकली मंडप क्या होता है, मंडप, अर्ध मंडप, ठीक है, महामंडप, ये सारे कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट होता है इनमें से एक असेंबली जो मंडप होता है, जहां पे सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर में प्रेयर करते हैं। और ये टोटल कॉन्सेप्ट ना आपको अच्छा देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा आपको देखने को साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। तो अगला क्वेश्चन है, फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाशा एट एलोरा वाज बिल्ड बाय। अब ये एलोरा की बात कर रहा है, तो एलोरा में जो कैलाश टेम्पल था, एक कैलाशनाथ टेम्पल आपका तमिलनाडु में भी रहता है, ठीक है। तो ये एलोरा वाली महाराष्ट्र वाले की बात कर रहा है। ये किसने बिल्ड किया था, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे कि गंग थे। तो ये हमारे राष्ट्रकूट थे। अब जब राष्ट्रकूट बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि किस रूलर ने इसे बनाया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ चालुक्यन किंग नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म, ठीक है। चालुक्यन किंग जैनिज्म को भी मतलब पैट्रोनेज देते थे, संरक्षण प्रोवाइड करते थे, और बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, वो एक अलग बात है। तो इसमें से आपका पुलकेशिन सेकंड है, कीर्ति वर्मन है, मंगलेश है, या विक्रमादित्य है। तो बताओ भाई कौन था इसमें से। जो भाई हमारा विक्रमादित्य है, इसका राइट आंसर है। विक्रमादित्य था चालुक्यन किंग जो पैटर्नेज देता था आपका जैनिज्म को, ठीक है। विच गंग किंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ चोल किंग राजेंद्र वन, ठीक है। अब इनमें से कौन सा गंग किंग होता है। अब देखो एक चीज और जान लो, गंगाज आपके दो पार्ट में थे, एक बंगाल वाले पोर्शन में थे तो इन्हें ईस्ट गंगा कहलाते थे, ये मैसूरू वाले पोर्शन में थे तो इन्हें वेस्ट गंगास कहलाते थे, ठीक है। अब विच गंगा किंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र वन आपका आएगा मेडिवल में, ठीक है, बहुत फेमस रूलर होता है चोल डायनेस्टी का। तो इनमें से आपको बताना है विष्णुवर्धन, रामचल, दुर्विनीत और बुटुक, इनमें से कौन था कंटेम्पररी आपका राजेंद्र वन चोल का। तो ये था हमारा दुर्विनीत, ठीक है, ये दुर्विनीत था आपका। और ये दुर्विनीत कहाँ का था, ये बेसिकली वेंगी के चालुक्य का था। और इसने एक बुक लिखी थी, अब आपको पता करना है ग्रामर बेस्ड बुक कौन सी थी। इसी पे नाम था इसका, ग्रामर बेस्ड बुक थी वो, क्या नाम था, दुर्विनीत द्वारा लिखी थी, और ये वेंगी का चालुक्य का रूलर था, ठीक है। तो अगला 23 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नोन फॉर देयर नेवल पावर्स। तो सबसे ज्यादा जो नेवल पावर थी ना वो चोल की थी, ठीक है। सबसे ज्यादा पूरे साउथ इंडिया में अगर आप कोई किंगडम देखोगे जो अपनी नेवल पावर के लिए जाना जाता है, ठीक है, वो चोल पावर आपकी जानी जाती है। चोल को हम मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। देखो चोल बहुत समय तक रहता है, मतलब चोल के बारे में बहुत ज्यादा पहले से रह रहा है। ये बुद्धिज्म टाइम से आपका चोल एग्जिस्ट करता है, बुद्धिज्म से थोड़ा पहले से एग्जिस्ट करता है। और ये आपका 11th-12th सेंचुरी तक पूरा अच्छी तरीके से सरवाइव करके जाता है। अब जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, वो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो मैंने आपको बता दिया भाई, पुलकेशिन था। पुलकेशिन वन को रियल फाउंडर माना जाता था चालुक्य डायनेस्टी का। अब अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, तो अब इस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई लास्ट क्वेश्चन हो गया है ये हमारा। अब इससे पहले कि जितने भी मैंने चीजें लेक्चर बनाई उन्हें जाके देख लो, क्योंकि एंशिएंट इंडिया का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अर्ली मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, फिर हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, और फिर मॉडर्न पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है, इंस्टाग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है, तो यूट्यूब चैनल के नीचे दो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारी चीजें और डालता रहता हूँ, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज डालता रहता हूँ, आपके पैक मॉक एमसीक्यूज डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लेना जाके, और बाकी जो उन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे वो जरूर देखें। तो आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच पल्लव किंग इज नोन फॉर सेंडिंग इनवॉइस टू चाइना। अब इनमें से कौन सा पल्लव किंग है जो इनवॉइस भेजता है चाइना में, राजदूत भेजता है, दूतों को भेजता है चाइना में। सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, या नंदी वर्मन। तो इसका आंसर सही है भाई, नरसिंह वर्मन वन होता है, ये पल्लव किंग होता है जो इनवॉइस भेजता है चाइना में। तो भाई इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है।
तो मिलते हैं अब नए लेक्चर में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।